हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की आज की क्लास में हम लोग माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मानव वंश का किस प्रकार से विकास हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला टॉपिक है इसमें सूक्ष्म विकास यानी कि माइक्रो इवोल्यूशन। अभी देखते हैं माइक्रो इवोल्यूशन क्या है। देखिए, नाम से ही क्लियर है, सूक्ष्म विकास यानी कि सूक्ष्म रूप से बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो जीवधारियों के जीन कोश में जीनी अपवहन, उत्परिवर्तन, विभिन्नताओं व प्राकृतिक चयन आदि के कारकों से होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को ही सूक्ष्म विकास कहा जाता है। और सूक्ष्म विकास के कारण ही जीन आबादी के जीन व जीन प्रारूपों के मध्य संतुलन बदल जाता है और किसी भी जीव आबादी में दो जीवों की जीनी संरचना या फिर लक्षण प्रारूप भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक युग्मजीव हों यानी कि एक ही जाइगोट से मिलकर बने होते हैं, ऐसे संतानों में ये अपवाद है। ठीक है, हालांकि सभी माता पिता के सभी बच्चे जो हैं भले ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके में आचार व्यवहार, उनकी जेनेटिक संरचना या बाहरी रंग रूप में भी बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती हैं, है ना। लेकिन इसका अपवाद क्या है? ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक ही युग्मज से निर्मित होते हैं। तो समझ में आया सूक्ष्म विकास क्या होता है। सूक्ष्म परिवर्तन, जीवधारियों के जीन कोश में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन ही सूक्ष्म विकास का मेन रीजन होता है, मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट है दीर्घ विकास। तो दीर्घ विकास क्या है? ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कुल, गण, वर्ग आदि के संरचनात्मक संगठन में परिवर्तन आता है और दीर्घ विकास के अंतर्गत ही पृथ्वी पर हुए बृहद भौगोलिक परिवर्तनों के कारण जीवों में विकसित हुए नए संरचनात्मक प्रारूप, अनुकूली विकिरण, विकासीय प्रवृत्ति, विकासीय अपसरण व विकासीय अभिसरण जैसी विकास संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि ऐसा विकास जो पूरी एक पृथ्वी पर हो रहा है। ठीक है, पूरी पृथ्वी के सभी जीवों पर हो रहा है और ये परिवर्तन जो है, ये विकास जो है, ये भौगोलिक परिवर्तनों के कारण भी हो सकते हैं, अनुकूली विकिरणों के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, या किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जीवों के आवागमन के कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मानव वंश का विकास। देखिए, मानव वंश का विकास कई चरणों में हुआ है, जैसे देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे। प्रागैतिहासिक मानव यानी प्री हिस्टोरिक मैन, जावा के कपी मानव यानी एप मैन ऑफ जावा, पेकिंग मानव, पेकिंग मैन, नियंडरथल मानव और क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, मानव का विकास क्रम ये कह रहा है कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले आते हैं प्रागैतिहासिक मानव, फिर जावा के कपी मानव, फिर पेकिंग मानव, नियंडरथल मानव एंड देन क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, तो मानव का विकास क्रम जो है कई चरणों में विभाजित है। आइए देख लेते हैं कि ये कौन कौन से चरण हैं। देखिए, पहला चरण जो है ऑस्ट्रेलोपिथेसीनी चरण। तो इसकी मुख्य विशेषता है इनकी खड़ी मुद्रा और चौड़ा मस्तिष्क। ठीक है, तो सर्वप्रथम सीधा खड़ा होने वाला मानव था
ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, और इसने ही 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया था। इनके प्रमुख कैरेक्टर हैं, इनकी लंबाई थी 4 फीट और वजन है 20 से 35 किलोग्राम तक। इनकी कपाल गुहा यानी मस्तिष्क का आयतन था 450 से 700 सीसी। मोलर दंत बड़े थे और मुख जो आगे की ओर निकला हुआ था, इनका मुख आगे की ओर निकला हुआ था, जिस तरह से कपियों के मुख होते हैं उस तरह से। श्रेणी मेखला चौड़ी व गहरी थी और ये बेढंगे औजार बनाया करते थे, यानी ये औजारों का उपयोग करना शुरू कर दिए थे, हालांकि इनके औजार बेढंगे हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के अन्य इनके जो अन्य उदाहरण हैं इसमें से है प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस बासाई। नेक्स्ट है सेकंड चरण जो है, सेकंड स्टेज पिथेकैंथ्रोपिन चरण। देखिए पिथेकैंथ्रोपिन में मस्तिष्क का आकार 800 से 1200 सीसी है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कितना था, 450 से 700 और यहाँ पे 800 से 1200 सीसी है। इनका कद 4 फीट ही है और इनमें मोलर्स टीथ जो हैं वो कम विकसित हैं और पिथेकैंथ्रोपिन द्वारा अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक, और इसके उदाहरण हैं जावा मानव, पेकिंग मानव, अटलांटिक मानव और होमो हैबिलिस। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो आइए हम देख लेते हैं इन सब के बारे में। जावा मानव है, तो जावा मानव को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मेयर। मेयर ने जावा मानव को होमो इरेक्टस इरेक्टस नाम दिया था। ठीक है, जावा मानव की लंबाई है 5 फीट, वजन 70 केजी, मस्तिष्क 900 सीसी। ये सर्वाहारी थे और कुछ नरभक्षी भी थे, सभी नहीं लेकिन कुछ उनमें से नरभक्षी भी थे। पत्थरों तथा अस्थियों के औजारों का उपयोग करते थे, मतलब इनके औजार पत्थर के बने होते थे और हड्डियों के बने होते थे और ये भी अग्नि का प्रयोग करते थे। साथ ही इनका निवास गुफाओं में था। ओके, नेक्स्ट है पेकिंग मानव। तो पेकिंग मानव को मेयर ने नाम दिया था होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। ठीक है, तो जावा मानव, ये पेकिंग मानव जो थे वे जावा मानव से अधिक बुद्धिमान होते थे और इनका मस्तिष्क का आयतन भी 850 से 1300 सीसी था। माथा छोटा, आगे निकला हुआ और थोड़ी अनुपस्थित थी। जो चेहरे का नीचे वाला नुकीला भाग होता है उसे बोलते हैं थोड़ी, तो थोड़ी इसमें नहीं पाई जाती थी और इनके कैनाइन दांत जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे। ये भी मांसाहारी थे और कुछ नरभक्षी भी थे। पेकिंग मानव अग्नि का प्रयोग करता था। इन्हें समय का ज्ञान था और अपने विचारों को एक दूसरे को ये समझा सकते थे। ठीक है, यानी कि भाषा का विकास जो है यहाँ से प्रारंभ हो रहा था। अपने विचारों को एक दूसरे को ये कैसे समझाएंगे, कुछ ना कुछ ये भाषा का विकास करेंगे तभी तो समझाएंगे। ठीक है, और गुफाओं में ये सामूहिक रूप से निवास करते थे। ओके, थर्ड है अटलांटिक मानव। मेयर ने इनका नाम दिया था होमो इरेक्टस मेरिटेनेकस। तो ये इनके लक्षण जो हैं जावा मानव और पेकिंग मानव से ही मिलते जुलते थे, लेकिन मस्तिष्क का कम विकास हुआ था। नेक्स्ट है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का कद था 110 से 140 सेंटीमीटर। इनके मस्तिष्क का आयतन था 700 सीसी और दांत मानव के समान ही थे और ये मानव के समान ही सीधे चलते भी थे। तीसरा चरण है, थर्ड स्टेज है निएंडरथल स्टेज। तो निएंडरथल मानव जो थे उनका कद है 160 सेंटीमीटर। मस्तिष्क है
1450 सीसी लगभग वर्तमान मानव के बराबर। और वाक क्षमता के केंद्र जो है अधिक विकसित थे। मस्तिष्क में जो वाक क्षमता पाई जाती है वो अधिक ही विकसित अवस्था में पाई गई थी और ये वाक्यों को बोलने में सक्षम थे। ठीक है, यहाँ पे भाषा का प्रयोग ये अधिक विकसित रूप से कर रहे थे। देखिए यहाँ लिखा है वाक क्षमता के केंद्र अधिक विकसित, यानी मस्तिष्क में ही वाक क्षमता होती है ना। तो वाक क्षमता के केंद्र जो है अधिक विकसित थे और इसलिए ये वाक्यों को बोलने में सक्षम थे। ये उत्तम औजार का निर्माण करते थे और उनका उपयोग भी करते थे। ठीक है, ये मुख्यतः नरभक्षी थे तथा धर्म तथा आत्मा की अमरता पर बल देते थे। मतलब इनको धर्म और आत्मा परमात्मा में विश्वास था। इनका ये विश्वास था कि आत्मा अमर है। नेक्स्ट है जानवरों की खाल का प्रयोग वस्त्र के रूप में करते थे, यानी कि ये वस्त्र का उपयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए और ओढ़ने के लिए। ठीक है, तो वस्त्र का उपयोग भी निएंडरथल मानव करता था। इसके अलावा ये खानाबदोश थे। खानाबदोश मीन्स घुमक्कड़, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा घूमते रहते थे भोजन की तलाश में, आवास की तलाश में। मतलब किसी एक जगह पे ये टिकते नहीं थे और ये खेती और पशुपालन भी नहीं करते थे। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, यानी कि मॉडर्न स्टेज। मॉडर्न स्टेज में देखिए आ रहा है क्रो-मैग्नन मानव। इनकी लंबाई है 6 फीट और मस्तिष्क का आयतन है 1600 सीसी। परिवार में निवास करते थे ये गुफाओं में। ठीक है, गुफाओं में रहते थे लेकिन छोटे छोटे परिवार के रूप में ये निवास करते थे और इन्होंने खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया था। अग्नि का प्रयोग जानते ही थे और खाना पकाकर खाते थे। और गुफाओं की दीवारों पर मानव की नक्काशी और चित्र भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। इनके औजार थे पत्थरों के बने हुए और हाथी दांत के बने हुए, लेकिन ये भी पशुपालन और कृषि नहीं करते थे। और धार्मिक रीति रिवाजों से मृत शरीर को दफनाने की परंपरा भी ये लोग मानते थे। मृत शरीर को दफनाया। ठीक है, देखिए इनमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपने विचारों को एक दूसरे को समझाने में कौन सा मानव सक्षम था, तो कौन सा था, पेकिंग मानव था। या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि वस्त्रों का प्रयोग किसने करना प्रारंभ कर दिया था, तो निएंडरथल मानव जो था उसने वस्त्रों का प्रयोग कर दिया था, है ना। परिवार में निवास कौन करता था, तो परिवार में निवास जो है ये क्रो-मैग्नन मानव द्वारा स्टार्ट किया गया था। मृत शरीर को दफनाने की प्रक्रिया कौन से चरण में स्टार्ट हुई, तो ये मॉडर्न स्टेज में, फोर्थ स्टेज में क्रो-मैग्नन मानव द्वारा स्टार्ट की गई। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान मानव। तो वर्तमान मानव का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, ये मानव सीधा खड़ा हो सकता है। इनमें मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क यानी अग्रभाग और अनुमस्तिष्क ज्यादा विकसित अवस्था में पाया जाता है। इनमें बोलने व सोचने की क्षमता विकसित है। वर्तमान मानव के मस्तिष्क आयतन 1450 सीसी होता है। इनके हाथ पैरों से छोटे और सीधे होते हैं, जबकि कपियों में क्या होते हैं, कपियों में हाथ जो हैं वो पैरों से बड़े होते हैं। नेक्स्ट है माथा सीधा तथा चौड़ा और दोनों आंखें पास पास आ गई हैं और सामने आ गई हैं। ठीक है, मतलब पहले के मानव में साइड साइड में आंखें थी, लेकिन जब वर्तमान मानव तो और विकसित होकर आंखें बिल्कुल पास पास आ गई। ठीक से सामने की ओर फेस पे। और ये मानव अधिक सभ्य है
और कृषि, समाज और धर्म को अधिक महत्व देता है। इसके आगे भी मानव का सांस्कृतिक विकास हुआ, जिसे कि कई कालों में बांटा गया है। ये देख लेते हैं कौन कौन से काल हैं। तो ये हैं पूर्वी पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट है वर्तमान मानव की प्रजातियां। देखिए वर्तमान मानव कई प्रजातियों में बटा हुआ है, जैसे कोकासॉइड, निग्रोइड, मैंगलॉयड एंड ऑस्ट्रेलॉयड। कोकासॉइड के लक्षण क्या हैं कि इनके बाल घुंघराले होते थे, नाक पतली, त्वचा सफ़ेद होती है और ये मानव यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में अधिक विकसित हुए हैं। ठीक है, कोकासॉइड मानव के बाल कैसे घुंघराले, नाक पतली, त्वचा सफ़ेद है और ये यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में विकसित हैं। नेक्स्ट है निग्रोइड मानव। निग्रोइड मानव क्या होते हैं, इनके बाल जो है ऊनी और कुंडलित है, चौड़ी नाक और त्वचा काली होती है और ये मानव पाए जाते हैं अफ्रीका, पैसिफिक द्वीप, कांगो, अंडमान, मलाया, न्यू गिनी और फिलीपींस आदि द्वीपों पर। ठीक है, निग्रोइड मानव यानी कि निग्रोस जिसको कहा जाता है, वे कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में, कांगो, अंडमान, मलाया द्वीप, न्यू गिनी और फिलीपींस द्वीपों में। इसके बाद है मैंगलॉयड। मैंगलॉयड जो हैं इनके बाल सीधे होते हैं, नाक बीच की तथा त्वचा पीली और भूरे रंग की होती है और मैंगलॉयड में अधिकांशतः चीनी, जापानी, मंगोल, एस्किमो तथा रेड इंडियंस आते हैं। लास्ट प्रजाति है ऑस्ट्रेलॉयड। तो ऑस्ट्रेलॉयड के बाल घुंघराले होते हैं, नाक बीच की होती है और त्वचा भूरी होती है और ऑस्ट्रेलॉयड तथा ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के बुशमैन, भारत के भील और श्रीलंका के वेढ़ा जाति इसी प्रकार के मानव कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है भविष्य का मानव यानी कि फ्यूचर मैन। देखिए भविष्य का मानव कैसा होगा, इसके बारे में एक संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि आज देख रहे हैं आप लोग कि सभी प्रजाति सभी देशों में जा रहे हैं, मतलब मनुष्य है या कोई अन्य जीव जंतु भी है, वो बिल्कुल अलग कट के नहीं है, है ना। यानी देखिए अगर मनुष्य का ही हम उदाहरण लें, क्योंकि मनुष्य के बारे में ही बात की गई है भविष्य के मानव के बारे में, तो भले ही सागर हैं, समुद्र हैं, पर्वत हैं, जो भी हैं देशों के बीच में, लेकिन फिर भी इनको पार करके मनुष्य एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकता है। ठीक है, और ये भौगोलिक गतिरोध जो है इनके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती हैं, है ना। और जब ये मानव की विभिन्न जातियाँ एक दूसरी मतलब एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, तो ये और आजकल ये भी है कि एक जाति का विवाह दूसरी जाति के सदस्यों से भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्यक्तियों में आपस में जीन का परिवर्तन भी अधिक हो सकता है या अधिक हो भी रहा है ना। तो भविष्य के मानव में परिवर्तन किस प्रकार के होंगे उसी के बारे में इसमें बात की गई है। तो कुछ कैरेक्टर हैं इनके, देख लेते हैं। तो इस मानव का औसत जो जीवन काल है वो वर्तमान मानव से अधिक होगा, है ना। और प्राकृतिक वर्ण के अर्थ मानव के मामले में बदलते हैं। चिकित्सा शास्त्र के आधुनिक खोजें जैसे जन्म के समय ही उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। जैसे देख रहे हैं आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा मेडिकल एरिया इतना ज़्यादा विकसित है
कि गर्भ में ही बच्चे के जो भी विसंगतियां हैं, बच्चे में जो भी विसंगतियां पाई जा रही हैं या रोग के बारे में पता लगाया जा सकता है और मेडिसिन के द्वारा उसको ठीक भी किया जा सकता है ना। तो अनेक प्रकार की कमियों को यहीं पर दूर कर दिया गया। इसके अलावा क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो जनसंख्या में वृद्धि की आशंका है, ठीक है। तो इस कारण से भविष्य के मानव में जो लक्षण हो सकते हैं वो निम्न प्रकार के होंगे। इनका कद लंबा होगा। देखिए, इसके बारे में कल्पना की गई है कि भविष्य के मानव का जो कद है वो लंबा होगा, ठीक है। खोपड़ी का आकार इनके बड़ा है, खोपड़ी का आकार बड़ा होगा और इनका मस्तिष्क अधिक विकसित होगा, मस्तिष्क अधिक विकसित, ठीक है। इनका जीवन काल अधिक होगा। इसके अलावा शरीर पर और सिर पर बाल भी कम होंगे। अमेरिका के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है शैपिरो, ठीक है, इनका नाम है शैपिरो। तो शैपिरो ने भविष्य के मानव के लिए एक वैज्ञानिक नाम रखा है। इसका नाम है उनका नाम दिया है उन्होंने होमो सैपियंस फ्यूचरिस। भविष्य के मानव का नाम दिया है होमो सैपियंस फ्यूचरिस, ठीक है। शैपिरो द्वारा ये नाम दिया गया है होमो सैपियंस फ्यूचरिस। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर है जैव विकास ये समाप्त होता है, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर था और काफी दिन से चल भी रहा था। तो इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो मानव विकास वाला जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो को बार बार चला के समझिएगा। तो बायोलॉजी की अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट